गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना मिर्ज़ापुर के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। फिजिक्स में आज हम लोग रोटेशनल मोशन को आगे बढ़ाएंगे। रोटेशनल मोशन हम लोग पढ़ रहे थे, उसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग सीख रहे थे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का बेसिक्स सीख रहे थे, उसके डेफिनेशन, उसके फॉर्मूला वगैरह पे चर्चा की थी हमने। आज उससे आगे बढ़ते हैं, जहाँ तक पढ़ा था उससे आगे बढ़ते हैं। तो आज हम लोग बेसिकली सबसे पहले देखने चल रहे हैं क्वेश्चंस ऑन या फिर बेस्ड ऑन क्वेश्चन बेस्ड ऑन कलेक्शन ऑफ पॉइंट मास या पॉइंट ऑब्जेक्ट भी कह सकते हो, पॉइंट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, पॉइंट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन देखने चल रहे हैं जो कि कलेक्शन ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट्स पे आपके बेस्ड होंगे। उसमें जो पहला क्वेश्चन देखने चल रहे हैं हम लोग वो ये है कि मान लो आपका 2 पॉइंट मास दिया है M1 और एक दिया है आपका M2, ठीक है। M1 M2 2 पॉइंट मास है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो गिवन है R, इनके बीच का डिस्टेंस गिवन है R, और कह रहा है कि आप बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको बताना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है अबाउट सेंटर ऑफ मास। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है अबाउट सेंटर ऑफ मास, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास, यही फाइंड आउट करना है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको निकालना है, किसके अबाउट? सेंटर ऑफ मास के अबाउट निकालना है, ठीक है। अब 2 पॉइंट मासेस हैं, इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा, मान लेते हैं हम लोग कहीं यहीं पे, कहीं यहाँ पर है सेंटर ऑफ मास, कहीं यहाँ पर सेंटर ऑफ मास है। तो इससे पास करने वाले एक्सिस के अबाउट हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है, इससे पास करने वाले एक्सिस के अबाउट हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है, ठीक है, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है, तो हमने मान लिया कि ये यहाँ पर इसका क्या है, सेंटर ऑफ मास है। अब हमने 2 मास सिस्टम के लिए, 2 पॉइंट मास के लिए सेंटर ऑफ मास निकालना का आपका बताया था कि सेंटर ऑफ मास कितने डिस्टेंस पे होगा M1 और M2 से, ठीक है। ये हमने देखा था, हमने सेंटर ऑफ मास जब पढ़ाया था तो उसकी ये बात बताई थी, शॉर्टकट के रूप में बताया हुआ है, ठीक है। मान लेते हैं M1 से R1 डिस्टेंस पे है ये सेंटर ऑफ मास, M1 से R1 डिस्टेंस पे, और M2 से R2 डिस्टेंस पे है ये सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो जो R1 होता था, R1 कितना होता था? R1 होता था M2R डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, ठीक है। R1 कितना होता था? M2R डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, जबकि R2 कितना होता था भाई? R2 होता था M1R डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। याद आ रहा है कुछ? याद आ रहा है? यस सर लिखिए, कमेंट में लिखिए भाई यस सर, अगर आपको ये याद आ रहा हो जो हमने सेंटर ऑफ मास में पढ़ाया था। इसको कितने लोगों को ये याद है? ठीक है, ये आपका R1 और R2 की वैल्यू होती थी। अब अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस सिस्टम का, ये जो आपका कलेक्शन ऑफ पॉइंट मास या ये 2 पॉइंट मास है, इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा M1 के लिए कितना होगा? M1 मास इंटू सेंटर ऑफ, मतलब इसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? R1, तो M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 इसका डिस्टेंस कितना? R2, तो M2 R2 स्क्वायर, ठीक है। तो M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर। अब R1 और R2 की वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें, तो I इक्वल्स टू हो जाएगा M1 इंटू R1 कितना होगा भाई? R1 होगा M2 बाई R डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 इस पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस M2 R2 कितना होगा भाई? M1 R डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको लिख सकते हैं आप सब, इसको आप सब लिख सकते हैं। देखो मैं थोड़ा खोल के लिख देता हूँ, नहीं तो आप बार बार कंफ्यूज होगे। M2 स्क्वायर R स्क्वायर डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 का स्क्वायर, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हो? M2 इंटू M1 स्क्वायर R स्क्वायर डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 का स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। अब देखो आप ऊपर से देखो M1 इंटू M2 इंटू R स्क्वायर कॉमन है, क्या कॉमन है? M1 इंटू M2 इंटू R स्क्वायर, इधर भी देखो M1 इंटू M2 इंटू R स्क्वायर कॉमन है, और नीचे से M1 प्लस M2 का फुल स्क्वायर कॉमन है। तो हम क्या कॉमन ले रहे हैं? M1 M2 R स्क्वायर डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2
का स्क्वायर, ये कॉमन ले रहे हैं, ये कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ क्या बचेगा भाई, यहाँ पर बचेगा सिर्फ m2, यहाँ पर क्या बचेगा m2, और यहाँ पर क्या बचेगा सिर्फ m1, यहाँ पर क्या बचेगा m1, ठीक है। तो ये बचेगा m1 प्लस m2, m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 से ये कैंसिल करेगा तो नीचे सिर्फ अब क्या बचेगा m1 प्लस m2, ठीक है। तो ये हो जाएगा m1 m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू आर स्क्वायर, ठीक है। तो आपका जो आई आया, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया वो कितना आया, m1 m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू आर स्क्वायर। तो इन 2 पॉइंट मास का जो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास आया, कितना आया, m1 m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू आर स्क्वायर। इसी को रिड्यूस्ड मास भी कहते हैं, म्यू कहते हैं। तो इसको म्यू आर स्क्वायर भी लिखा जाता है, I इक्वल्स टू म्यू आर स्क्वायर, ठीक है। म्यू की वैल्यू कितनी होती है, m1 m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 रिड्यूस्ड मास, ठीक है। क्लियर है, ये समझ में आया आपको, आप सबको ये समझ में आया। ये अगर क्लियर है तो आगे बढ़ा जाए, अगर ये क्लियर है तो आगे बढ़ा जाए, ठीक है। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट लेते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। सारे बेसिक्स को समझाऊंगा, कैसे क्या चीज़ें आती हैं, कहाँ से हर एक बात को समझाया जाएगा, ठीक है। बस बने रहिए हमारे साथ, ध्यान से हमारे साथ बने रहिए बस। चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। सपोज करिए आपके पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है इस तरीके से, ये आपका एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इक्विलेटरल ट्रायंगल के हर एक वर्टेक्स पे एक पॉइंट मास रखा हुआ है, जिसका मास गिवन है m। एक पॉइंट मास रखा हुआ है जिसका मास गिवन है m। अब एक एक्सिस है जो कि इसके एक वर्टेक्स से पास कर रही है, एक एक्सिस है जो इसके एक वर्टेक्स से पास कर रही है, ठीक है। अब इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए, इस पॉइंट मासेस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए, ठीक है। ये 3 पॉइंट ऑब्जेक्ट है, क्या है, 3 पॉइंट ऑब्जेक्ट है ना, तीनों पॉइंट ऑब्जेक्ट है और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मतलब ये साइड भी L है, ये साइड भी L है, ये साइड भी L है, ठीक है। ये आपको गिवन है, ठीक है। और जो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है ये पैरेलल टू द प्लेन है, पैरेलल टू द प्लेन, ठीक है। मतलब इसी प्लेन, ये ट्रायंगल के, ये जो ट्रायंगुलर शीट होगा उसी के प्लेन के पैरेलल ही है ये एक्सिस ऑफ रोटेशन। फिर आपको इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है, जो कि वन ऑफ द वर्टेक्स ऑफ दिस इक्विलेटरल ट्रायंगल वहाँ से पास कर रही है, ठीक है। चलिए, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है इस पूरे के पूरे 3 पॉइंट ऑब्जेक्ट का, ये अगर हम लोग देखो निकालना चाहें, सपोज कर लेते हैं इसके लिए जो ये पॉइंट मास है, इसके लिए इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो I1 है। इसके लिए सपोज कर लेते हैं I2 आएगा और इसके लिए सपोज कर लेते हैं I3 आएगा, ठीक है। तो I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3, I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है। अब देखिए माय डियर फ्रेंड्स, I1 देखो m r स्क्वायर होता है, तो m r क्या होता है, मिनिमम परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड द मास, ठीक है। अब एक्सिस ऑफ रोटेशन मास से ही पास कर रहा है, तो ये इसका जो डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा मास से, कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो I1 कितना हो जाएगा, m 0 स्क्वायर प्लस I2, इसका देखो, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से इसकी लेंथ के बराबर ही हो जाएगा L, ठीक है। तो इसके लिए हो जाएगा m L स्क्वायर। I3 देखो, I3 इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो ये लेंथ होगी, ठीक है, ये लेंथ होगी। और ये लेंथ कितनी होगी, इस टोटल लेंथ की आधी, ठीक है। तो ये L/2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, L/2। तो I3 हो जाएगा m L/2 का स्क्वायर, m L/2 का स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व कर लीजिए इसको,
तो ये तो जीरो आ गया, ये आ गया ml स्क्वायर, ये आ जाएगा ml स्क्वायर बाई 4। तो टोटल आप एलसीएम लेके जोड़ दीजिए तो ये कितना हो जाएगा 5/4 ml स्क्वायर, 5/4 ml स्क्वायर, 5/4 ml स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया भाई? ये समझ में आया? ठीक है, टफ थोड़ी ना है। ठीक है, क्लियर है? तो इस तरीके से एक वर्टेक्स से जब पास कर रहा है एक्सिस ऑफ रोटेशन, और एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है आपका पैरेलल टू द प्लेन है, तो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सॉरी हाँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ रहा है 5/4 ml स्क्वायर आ रहा है, 5/4 ml स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, 5/4 ml स्क्वायर आ रहा है। अब दूसरा केस लेते हैं, दूसरा केस लेते हैं, इसी डायग्राम के लिए दूसरा केस लेते हैं। दूसरे केस में क्या कह रहा हूँ मैं, ध्यान से देखिएगा। दूसरा केस क्या हो रहा है, देखिए ध्यान से देखिएगा, दूसरा केस ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए अब जो आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो इस तरीके से है। अब आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन इस तरीके से है, ये है आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये है आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, इसके अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है। ठीक है, और ये है पैरेलल टू द प्लेन, पैरेलल टू द प्लेन। ठीक, पैरेलल टू द प्लेन है। इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालिए। ठीक है, तो अभी भी आई कितना हो जाएगा भाई, आई कितना हो जाएगा I1 + I2 + I3, I1 + I2 + I3। बस डिस्टेंस आपका चेंज होगा, इसीलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाएगा। आप जानते हो कि अगर आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज होता है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी चेंज हो जाता है। I1 देखो निकालोगे, I1 देखो तो आप ध्यान समझो, I1 और I2 क्या होंगे, जीरो हो जाएंगे। I1 और I2 क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, क्योंकि आप उसी मास से ही आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन पास कर रहा है ना, पॉइंट मास से ही आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन पास कर रहा है। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन का जो मिनिमम परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा मास से, वो जीरो हो जाएगा। इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन फॉर दिस m एंड दिस m, मतलब I1 एंड I2 विल बी जीरो ना, I1 और I2 क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ आपको जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा वो I3 मतलब इस मास के कारण मिलेगा, इस पॉइंट मास के कारण मिलेगा। तो इस पॉइंट मास का इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से मिनिमम परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका यही हो जाएगा यही हो जाएगा आपका मिनिमम परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये हो जाएगा आपका मिनिमम परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और ये मिनिमम परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप निकाल पाओगे, निकाल लोगे। कैसे निकाल लोगे भाई, इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो आपकी हाइट होती है, या आप इसको मीडियन भी कह सकते हो, वो जो होती है आप निकाल सकते हो इस तरीके से। देखो पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो। देखो ये l/2, ये डिस्टेंस इतना l/2 होगा, ये l है, ये आपका परपेंडिकुलर है, तो ये आपका हाइपोटेनस हो गया, ये बेस मान लो, और ये निकाल सकते हो। सपोज करो ये x है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, √l² - l/2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा l² - l²/4। आपको इसे याद भी रहना चाहिए। ठीक है, तो ये जाएगा 3l²/4, या आ जाएगा ये √3/2l। ठीक है, √3/2l, ये डिस्टेंस आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाएगा √3/2l। तो आपका इसका आपका I3 क्या आ जाएगा, मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, दैट विल बी √3/2l। ठीक है, स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा 3/4 ml स्क्वायर, 3/4 ml स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, 3/4 ml स्क्वायर, 3/4 ml स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ रहा है ये आपको, क्लियर है, क्लियर है भाई? चलिए, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब इसी में एक्सिस ऑफ रोटेशन फिर से चेंज कर रहे हैं। देखिए, इसी सिस्टम के लिए एक्सिस ऑफ रोटेशन फिर से चेंज कर रहे हैं, तो आपका देखो आंसर फिर से चेंज हो जाएगा। ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन जितनी बार चेंज करोगे आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होता चला जाएगा। ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन पे डिपेंड करता है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक्सिस ऑफ रोटेशन पे डिपेंड करता है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, चलिए सपोज करिए अब आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन ये हो गया, सपोज करिए अब आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन ये हो गया, ये हो गया आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये हो गया आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया, और ये पैरेलल टू द प्लेन है, पैरेलल टू द
प्लेन है, ठीक है, पैरेलल टू द प्लेन है। अब इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट आपको इस 3 पॉइंट ऑब्जेक्ट का, इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। निकाला जा सकता है, कोई इशू है नहीं है। अब आपका I क्या होगा भाई, I1 प्लस I2 प्लस I3, ये तो होगा, ठीक है। अब इसमें देखिए जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो I3 से ही पास, मतलब सॉरी ये वाले मास से पास कर रहा है, तो जो I3 की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। I3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि मिनिमम परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर दिस मास फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन विल बी 0, ठीक है। तो I3 आपका 0 आ जाएगा, I3 0 आ गया, I1 I2 के ही वैल्यू आएगा। अब देखो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से I1 मतलब ये इस वाले ये वाला मास का डिस्टेंस कितना होगा, L/2, और इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से इस मास का डिस्टेंस भी कितना होगा, L/2 ही होगा, ठीक है। रख देते हैं वैल्यू, तो I बराबर आ जाएगा I1 के लिए m L/2 का स्क्वायर प्लस I2 के लिए m L/2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा mL²/4 प्लस mL²/4, यह आ जाएगा आपका mL²/2, mL²/2। तो I की वैल्यू इस कंडीशन के लिए आ जाएगी, इस केस में I की वैल्यू आ जाएगी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा mL²/2, mL²/2। कोई इशू है यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम है किसी को? आई डोंट थिंक कि किसी को कोई प्रॉब्लम होगी यहाँ तक, किसी को कोई भी दुविधा नहीं होगी यहाँ तक, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब हम लोग इक्विलैटरल ट्रायंगल को छोड़ते हैं और दूसरे शेप में चलते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं स्क्वायर शेप के लिए, ठीक है। आपके बेसिक्स को मजबूत करने के लिए ये आपको एग्जांपल्स कराए जा रहे हैं, बेसिक्स को मजबूत करने के लिए ये एग्जांपल्स आपको कराए जा रहे हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। सपोज करिए एक स्क्वायर है, सपोज करिए एक स्क्वायर है इस तरीके से, सपोज करिए एक स्क्वायर है, सपोज करिए इस तरीके से एक स्क्वायर है ना, और स्क्वायर के हर वर्टेक्स पे, स्क्वायर के हर वर्टेक्स पे m मास का एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, m मास का एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, और एक्सिस ऑफ रोटेशन कुछ इस तरीके से है कि वह वन ऑफ द डायगोनल ऑफ दिस स्क्वायर है, वन ऑफ द डायगोनल ऑफ दिस स्क्वायर है। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है, पैरेलल टू द प्लेन है, एक्सिस ऑफ रोटेशन पैरेलल टू द प्लेन है, एक्सिस ऑफ रोटेशन पैरेलल टू द प्लेन है, ठीक है। अब ये स्क्वायर है, शेप क्या है, स्क्वायर है। सपोज करो सब इसकी साइड L लेंथ की है, सब साइड L लेंथ की है। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर निकालना है इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट, तो आप अगर देखो, अगर सपोज करो इसके कारण I1, इसके कारण I2, इसके कारण I3 और इसके कारण I4 अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा है, तो I1 और I3 तो 0 हो जाएंगे, I1 और I3 तो 0 हो जाएंगे। क्यों 0 हो जाएंगे भाई? क्योंकि जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वह इन्हीं दोनों पॉइंट ऑब्जेक्ट से ही पास कर रहा है, ठीक है। तो इन पॉइंट ऑब्जेक्ट से एक्सिस ऑफ रोटेशन के जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी वो 0 हो जाएगी, इसलिए I3 और I1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो I1 वैसे होगा I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 के बराबर I होगा, लेकिन इसमें से I1 और I3 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बची खुची वैल्यू आपको I2 और I4 ही देंगे, ठीक है। और I2 और I4 दोनों क्या देंगे, इक्वल वैल्यू देंगे, इक्वल वैल्यू देंगे, ठीक है। देखो ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी एक्सिस ऑफ रोटेशन से आपका इस मास के लिए, और इस मास के लिए ये आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, ठीक है। और ये डिस्टेंस दोनों आपकी क्या होती है, बराबर होती है। जो स्क्वायर का डायगोनल होता है, डायगोनल होता है, स्क्वायर का जो डायगोनल होता है वो होता है, ठीक है, √2l, √2l, ये स्क्वायर का डायगोनल होता है। भाई ये l है, ये l है, तो ये हो जाएगा √2l हो जाएगा। और ये डायगोनल का भी हाफ है, डायगोनल का भी हाफ है, ये डिस्टेंस अगर x है तो डायगोनल का हाफ है, तो √2l/2, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, l/√2, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, l/√2। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है इन दोनों पॉइंट मासेस का वो है l/√2 का। तो रख दो भाई वैल्यू, m l/√2 का स्क्वायर
प्लस एम एल बाई अंडर रूट 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर बाई 2 एम एल स्क्वायर बाई 2, टोटल ये आ जाएगा एम एल स्क्वायर, ठीक है। तो आई की वैल्यू कितनी आ गई भाई, एम एल स्क्वायर। आई की वैल्यू कितनी आ गई एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट, एम एल स्क्वायर, एम एल स्क्वायर, एम एल स्क्वायर आ गया, ठीक है। कोई डाउट है किसी को यहाँ तक, कोई डाउट किसी को यहाँ तक नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, एक प्यारा सा क्वेश्चन लेते हैं, 3 डायमेंशनल क्वेश्चन लेते हैं। जो पॉइंट होगा आपका, पॉइंट मास होगा, वो एक आपका 3 डायमेंशनल स्पेस में रखा हुआ होगा, ठीक है। उस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। सपोज करो ये आपका एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये आपका एक्स एक्सिस है इस तरीके से, ये वाई एक्सिस है, सॉरी ये आपका एक्स एक्सिस ये है, ये वाई एक्सिस है, और सपोज करो इस तरीके से ये जेड एक्सिस है। यहाँ पर मान लो एक पॉइंट है आपका, यहाँ पर पॉइंट एक आपका मान लो है, कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं हम लोग। मैंने ले रखा है 2, 3, 0 है, और यहाँ पे जो मास है वो 2 kg का मास है, ठीक है। और सपोज करो एक पॉइंट आपका यहाँ है, या यहाँ मान लो एक पॉइंट यहाँ पर है, ये 5 kg का है, ठीक है। और इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है, इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो है 0, 2, 3, ठीक है, 0, 2, 3। अब आपको बताना क्या है, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ 2 kg एंड 5 kg अबाउट वाई एक्सिस, अबाउट वाई एक्सिस। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है 2 kg और 0.5 kg के मासेस का अबाउट वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के अबाउट निकालना है, ठीक है। तो निकाल सकते हैं हम लोग ना। इसके कारण मान लो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 है, इसके कारण मान लो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 है। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया I विल बी इक्वल्स टू I1 प्लस I2, I1 प्लस I2। इसका मास तो पता है, बस y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता लगा लो। तो ये पॉइंट देखो, अगर ये ओरिजिन है तो ये पॉइंट चला होगा कुछ x में गया होगा, x में कितना गया होगा भाई, x में गया होगा 2, देखो है ना x कोऑर्डिनेट, फिर y में गया होगा 3, तो ये डिस्टेंस 3 है, ठीक है, y में गया होगा 3। तो हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, देखो भाई y एक्सिस का मतलब इसी एक्सिस के अबाउट लेना है हमें, यही हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यही हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसी के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो 2 kg के लिए इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, ये डिस्टेंस होगी, मतलब x एक्सिस में जितना चला है, x पे चला है, तो ये 2 होगा, ये डिस्टेंस आपका 2 होगा, ठीक है। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसके लिए क्या होगा, 2 होगा। तो I1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, m मतलब 2 kg इंटू r मतलब 2 का स्क्वायर प्लस, ठीक है। अब इस 5 kg के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखो, तो आपका ये ओरिजिन है, तो x एक्सिस पे तो 0 गया है, कोई गया ही नहीं, y एक्सिस पे 2 गया है, y एक्सिस पे कितना गया है 2, मतलब आपका ये मान लो यहाँ तक गया है, ठीक है, यहाँ तक गया है इस तरीके से, ठीक है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये डिस्टेंस मान लो आपका यहाँ से यहाँ तक का 2 है ना, ये 2 गया है, ये y एक्सिस पे 2 गया, और फिर z एक्सिस पे कितना गया, 3 गया है, z एक्सिस पे इस तरीके से ना, ये आपका इस तरीके से, ये z एक्सिस पे ये डिस्टेंस आपका आया है 3, यहाँ से यहाँ तक 3 आया है, ठीक है। ये डिस्टेंस आपका z एक्सिस पे 3 है, मतलब ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का कितना है, ये डिस्टेंस आपका 3 है। मतलब y एक्सिस का z से, y एक्सिस का z से, मतलब इस पॉइंट से, y एक्सिस का इस पॉइंट से, इस पॉइंट मास से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो z एक्सिस में जितना चलेगा वही है, और z एक्सिस में चला कितना है 3, तो ये आपका ये डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है, ये डिस्टेंस आपका हो जाएगा 3, यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा इस पॉइंट मास के लिए, ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन मतलब y एक्सिस से। तो इसका 5 kg आपका मास है, 5 इंटू 3 का स्क्वायर, डिस्टेंस कितना है 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो आप लिख लो ये कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और गुणे 2 मतलब 8, ये 3 का स्क्वायर 9 और गुणे 5 मतलब 9 × 5 = 45, तो ये आ जाएगा 53। आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 53 आ जाएगी। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ 2 kg एंड 5 kg
अबाउट वाई एक्सिस कितना आ जाएगा 53। ठीक है, समझ में आया भाई, समझ में आया भाई? ठीक है, चलिए चलिए बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कॉन्टिन्यूअस मास सिस्टम। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कॉन्टिन्यूअस मास सिस्टम। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कॉन्टिन्यूअस मास सिस्टम। कॉन्टिन्यूअस मास सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग देखने चल रहे हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कॉन्टिन्यूअस मास सिस्टम। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कॉन्टिन्यूअस मास सिस्टम। कॉन्टिन्यूअस मास सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखने चल रहा है। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस मास सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखने चल रहा है। इसमें जो पहला मैं ले रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। मान लो एक रॉड है, ठीक है, मान लो एक रॉड है, इस तरीके से ये एक रॉड है, एक रॉड है। अब इस रॉड का इसके किसी एक एंड, मान लो ये एंड, इस एंड से पास करने वाले एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें निकालना है। ये रॉड है, ठीक है, ये आपका रॉड है। मान लो इसका मास m है, लेंथ l है। रॉड का मास m है, लेंथ l है। ठीक है, टोटल लेंथ कितना है? l है। और इसके एक एंड, कोई भी एक एंड, कोई भी एक किनारे से आपका पास करने वाली एक्सिस ऑफ रोटेशन से हमें क्या निकालना है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सच दैट ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ द रॉड, परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ द रॉड। मैं लिख देता हूँ, पासिंग थ्रू वन एंड ना, हमें निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया पासिंग थ्रू वन एंड ऑफ द रॉड एंड perpendicular to the length of the rod, ठीक है, perpendicular to the length of the rod, ये हमें निकालना है। ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। कैसे निकाला जाएगा? भाई देखते हैं कैसे निकाला जाएगा, देखते हैं। ठीक है, कैसे निकाला जाएगा देखते हैं। चलिए देखते हैं कैसे निकाला जाएगा। बीच में ब्लर हो गया था, लाइट चली गई थी इसलिए ब्लर हो गया था। चलिए देखते हैं कैसे निकाला जाएगा। तो कैसे निकाला जाएगा, ध्यान से देखिए। हम लोग क्या करते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसको निकालने के लिए डी आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर डी एम। ठीक है, इंटीग्रेशन आर स्क्वायर डी एम, इसका यूज करना पड़ेगा। सपोज करो यहाँ से एक्सिस ऑफ रोटेशन से, मान लो कितना भी डिस्टेंस पे ले सकते हो ना, कितनी भी डिस्टेंस पे ले सकते हो। ठीक है, कितनी भी डिस्टेंस पे ले सकते हैं, कितने डिस्टेंस पे ले लें। ठीक है, मान लो आर डिस्टेंस पे ना, क्या मान लेते हैं, आर डिस्टेंस पे एक स्ट्रिप ले लिया, छोटा सा भाग ले लिया, छोटा सा मास ले लिया, ये डीएम मास है, छोटा सा मास ले लिया, डीएम मास ले लिया, और इसकी थिकनेस है, और इसकी थिकनेस जो है वो डी आर है। इसकी थिकनेस कितनी है? डी आर है। ये दूरी कितनी है? डी आर है। ठीक है, ये स्टेप ले लिया। अब आप हमें बताओ, इस पूरे रॉड का लेंथ है एल, तो एल लेंथ के लिए मास कितना है? एम मास है। एल लेंथ के लिए मास कितना है? एम है। तो 1 के लिए मास कितना हो जाएगा? m बाई एल हो जाएगा। तो डी आर के लिए मास कितना हो जाएगा? m बाई एल इंटू डी आर। ठीक है, तो आप कह सकते हो इसलिए जो dm है, मतलब ये इस लेंथ के लिए जो मास होगा वो कितना हो जाएगा? m बाई एल इंटू डी आर, m बाई एल इंटू डी आर। कितने लोग इस बात को समझ पाए? भाई पूरी रॉड का जो लेंथ है l है, और l लेंथ की रॉड का जो मास है m है, तो 1 यूनिट का मास कितना हो जाएगा? m बाई एल हो जाएगा। ठीक है, तो डी आर लेंथ का कितना हो जाएगा? m बाई एल इंटू डी आर हो जाएगा। और ये डी आर लेंथ का जो मास है वही कितना है? डी एम है, तो डी एम की वैल्यू कितनी आ गई? m बाई एल इंटू डी आर।
वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये डी आई का इंटीग्रेशन आई हो गया, ठीक है। आप कहाँ से चलोगे, 0 से लेके एल लेंथ तक चलोगे, इंटीग्रेशन 0 से लेके एल तक, कैपिटल एल तक, आर स्क्वायर, और डी एम की वैल्यू कितनी है भाई, एम बाई एल इंटू डी आर, ठीक है। एम बाई एल कॉन्स्टेंट है, बाहर निकाल लो एम बाई एल को, आर स्क्वायर 0 से कैपिटल एल आर स्क्वायर डी आर, ठीक है। आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा आर टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 3, आर टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 3, 0 से एल, 0 से एल, ठीक है। अपर लिमिट लोअर लिमिट रख दो, लोअर लिमिट तो 0, अपर लिमिट से ही वैल्यू आ जाएगी, तो ये हो जाएगा एल क्यूब डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। एल से एक एल कटेगा तो एल स्क्वायर बचेगा, बटे में 3 बचेगा, तो ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3। तो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन आ गया एम एल स्क्वायर बाई 3, एम एल स्क्वायर बाई 3। किसी को कोई आपत्ति है भाई इसमें, किसी को कोई आपत्ति है इसमें, नहीं, किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। देखो कितने प्यारे तरीके से हम लोगों ने इसको समझाया, कितने प्यारे तरीके से हम लोगों ने इसको समझाया, ठीक है। तो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन जो कि रॉड के एक एंड से पास कर रहा है और रॉड की लेंथ के परपेंडिकुलर है, वहाँ पर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिला एम एल स्क्वायर बाई 3, एम एल स्क्वायर बाई 3, ठीक है, एम एल स्क्वायर बाई 3 मिला, ठीक है। इस बात को समझ पा रहे हो, ठीक है, इस बात को समझ पा रहे हो। अच्छा, अब यहीं पे एक मैं कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ, यहीं पर मैं एक कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ, उसको समझने की कोशिश करिए, उसको समझने की कोशिश करिए। अभी अभी हम लोगों ने निकाला है इस रॉड के एक एंड से पास करने वाले एक्सिस ऑफ रोटेशन जो कि रॉड के लेंथ के परपेंडिकुलर है, उसके थ्रू आपका, उसके अबाउट जो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया वो एम एल स्क्वायर बाई 3 आया। लेकिन अगर हम क्या माने, अगर हम क्या माने, इस पूरी रॉड का, इस पूरी रॉड का, इस पूरी रॉड का जो सेंटर ऑफ मास होगा, इस पूरी रॉड का जो सेंटर ऑफ मास होगा, उस पर ही पूरा का पूरा वर्क, मतलब जो आपका वो है, उस पर ही पूरा मास वर्क करता हुआ माना जाएगा। और इस रॉड का जो कॉन्टिन्यूस रॉड है, इसकी लेंथ l है, तो इसका सेंटर ऑफ मास जो लाई करेगा, सेंटर ऑफ मास जो लाई करेगा वो l/2 डिस्टेंस पे लाई करेगा कि नहीं, l/2 डिस्टेंस पे होगा कि नहीं, क्योंकि कॉन्टिन्यूस मास सिस्टम है, l लेंथ की रॉड है, तो l/2 पर इसका सेंटर ऑफ मास होगा। और सेंटर ऑफ मास l/2 डिस्टेंस पे होगा, तो अगर हम सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब या फिर इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लें, तो पूरा का पूरा मास कहाँ काम कर रहा है, l/2 डिस्टेंस पे, और मास है कितना, m है, तो m मास l/2 डिस्टेंस पे काम कर रहा है, m मास l/2 डिस्टेंस पे काम कर रहा है। तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना जाएगा, एम एल स्क्वायर बाई 4, कितना जाएगा, एम एल स्क्वायर बाई 4, एम एल स्क्वायर बाई 4। जबकि अभी हमने निकाला तो एम एल स्क्वायर बाई 3 आया था जब हमने पूरा सॉल्व करके देखा। इसका मतलब ये जो है ये गलत है, इसका मतलब ये है कि ये जो एम एल स्क्वायर बाई 4 आ रहा है, कब आ रहा है, ध्यान सुनिए, कब आ रहा है, जब हमने इस रॉड को एक कॉन्टिन्यूस मास सिस्टम माना, और इसका मतलब इसके सेंटर ऑफ मास पर इसका पूरा का पूरा मास वर्क करता हुआ माना जा सकता है। तो सेंटर ऑफ मास पर इसका पूरा m मास आ गया, ठीक है, और ये सेंटर ऑफ मास पर पूरा जो आपका मास m है, तो ये m मास सेंटर ऑफ मास से कितना डिस्टेंस पे आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, आप देखो m मास जो है यहाँ पर वर्क कर रहा है, और एक्सिस ऑफ रोटेशन का जो डिस्टेंस होगा वो l/2 होगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास फॉर दिस कॉन्टिन्यूस मास सिस्टम आपका l/2 डिस्टेंस पे होगा, ठीक है, किसी भी एंड से। तो आपने लगाया फॉर्मूला एम आर स्क्वायर होता है, m इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है, तो m इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन कितना हो जाएगा, l/2, तो l/2 का स्क्वायर ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर बाई 4। लेकिन ये गलत है, क्यों गलत है भाई, कौन बताएगा क्यों गलत है, क्यों गलत है? इसलिए गलत है क्योंकि कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास कैन नॉट बी अप्लाइड इन कैलकुलेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास कैन नॉट बी अप्लाई या कैन नॉट बी यूज इन कैलकुलेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इन कैलकुलेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, इन कैलकुलेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सेंटर ऑफ मास का जो कॉन्सेप्ट है, सेंटर ऑफ मास का जो कॉन्सेप्ट है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कैलकुलेशन में अप्लाई नहीं किया जा सकता।
आप ध्यान समझ लो, कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास कैन नॉट बी यूज्ड इन कैलकुलेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब बच्चे पूछेंगे क्यों नहीं अप्लाई किया जा सकता, क्यों नहीं अप्लाई किया जा सकता? बिकॉज सेंटर ऑफ मास जो होता है, सेंटर ऑफ मास होता है, जो सेंटर ऑफ मास में जो डिस्टेंस होता है, जो परपेंडिकुलर आप जो डिस्टेंस लेते हो आरसीएम के लिए, वो डिस्टेंस आपका होता है प्रोपोर्शनल किसके? आर के ना, आर के प्रोपोर्शनल होता है, वो वेक्टर आर के प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हो ना, यहाँ पर जो डिस्टेंस होता है, यहाँ पर जो डिस्टेंस होता है किसके? आर के प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन यहाँ पर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हो वो फिर आर स्क्वायर बन जाता है। क्या बन जाता है? आर स्क्वायर बन जाता है। मतलब सेंटर ऑफ मास में आर के टर्म्स में आता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में आर स्क्वायर के टर्म में। ठीक है, मतलब अगर आप देखो, आप अगर 2 गुना कर देते हो डिस्टेंस को तो आपका सेंटर ऑफ मास 2 गुना हो जाएगा, लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। इसलिए जो कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास है वो कैलकुलेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया में अप्लाई नहीं किया जा सकता, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कैलकुलेशन में अप्लाई नहीं किया जा सकता। इस बात को समझना था, इस बात को समझना था। अच्छा, इसी चीज़ से बचने के लिए हम लोग के पास एक नया कॉन्सेप्ट आया। ठीक है, मतलब हम लोग, आप ऐसे समझो कि हम ये नहीं मान सकते कि यहाँ पर अगर पूरा का पूरा मास वर्क कर रहा है और यहाँ से हम सेंटर ऑफ इसी को मान के, यहाँ पर पूरा का पूरा मास कर रहा है तो यहाँ से हम लोग मान के आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल दें। ये नहीं कर सकते क्योंकि हम कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास कैलकुलेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया में नहीं लगा सकते। तो क्या कहते हैं, तो क्या होता है, एक नया आपका टर्म आया, रेडियस ऑफ जाइरेशन। एक नया टर्म आया, रेडियस ऑफ जाइरेशन। अब रेडियस ऑफ जाइरेशन आपका बड़ा इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है, और उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? इसीलिए ज़रूरत पड़ी क्योंकि सेंटर ऑफ मास वाला कॉन्सेप्ट हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेशन में नहीं निकाल सकते थे, नहीं लगा सकते थे। तो अब आया कॉन्सेप्ट रेडियस ऑफ गाइरेशन। रेडियस ऑफ गाइरेशन का कॉन्सेप्ट आया। क्या होता है रेडियस ऑफ गाइरेशन? देखते हैं इसको। क्या होता है रेडियस ऑफ गाइरेशन, इसको देखते हैं। बार बार बीच में ब्लर हो जा रहा था वीडियो, तो सॉरी फॉर दैट। ये लाइट का आना जाना लगा रहता है जब, तो फिर दिक्कत हो जाती है थोड़ा। रेडियस ऑफ गाइरेशन क्या होता है, इसको समझिए। रेडियस ऑफ गाइरेशन क्या होता है, इसको समझिए। देखिए, इसको आप समझिए, इसका डेफिनेशन क्या होता है। डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, where whole mass of the system can be, where whole mass of the system can be assumed to calculate moment of inertia is known as radius of gyration। मतलब रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है? वह दूरी होती है कहाँ से? एक्सिस ऑफ रोटेशन से, जहाँ पर पूरा का पूरा मास सिस्टम का माना जा सकता है। लेकिन ये क्यों मान रहे हैं कि वहाँ पर ही सिस्टम का पूरा मास वर्क कर रहा है? क्योंकि हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो उसे हम लोग कहते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। ऐसे आप समझो कि मान लो जो पिछला क्वेश्चन अभी हम लोगों ने लिया था, ये L लेंथ की रॉड है, इसका मास m है, ठीक है, और इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना था, तो हमने निकाला था। और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है? आपका परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ द रॉड है, तो आई हमारा कितना आया था? mL²/3 आया था। अब हम मानते हैं कि इसका जो मास है ना, ये m मास है, ये आपका मान लो इस डिस्टेंस पर ना, कहीं पर भी है, ठीक है, इस डिस्टेंस पर वर्क कर रहा है। ये जो मास m है इस डिस्टेंस पर वर्क कर रहा है, ठीक है। लेकिन ये हम क्यों मान रहे हैं? क्योंकि हमें आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है।
तो इस डिस्टेंस पे वर्क कर रहा है, और ये जो डिस्टेंस है ना वो आपकी मान लो के डिस्टेंस पे है। कितने डिस्टेंस पे है? के डिस्टेंस पे है। एक्सिस ऑफ रोटेशन से के डिस्टेंस पे है। एक्सिस ऑफ रोटेशन से के डिस्टेंस पर हम मान रहे हैं कि इसका जो मास है पूरा का पूरा वर्क कर रहा है। और क्यों मान रहे हैं? क्योंकि हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा m इंटू ये आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना? के स्क्वायर, m के स्क्वायर, ठीक है। और यही जो k है ये है k आपका है रेडियस ऑफ गायरेशन, रेडियस ऑफ गायरेशन। तो रेडियस ऑफ गायरेशन की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, क्योंकि हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ठीक है। तो रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है? आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन से वह डिस्टेंस जहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए हम पूरा का पूरा मास एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो ये एम के स्क्वायर हो गया। जबकि आप देखो इसके अबाउट आया कितना था? एम एल स्क्वायर बाई 3, ठीक है। तो m से m कैंसिल हो गया, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? l बाई रूट 3। k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? l बाई रूट 3। मतलब रेडियस ऑफ गायरेशन की वैल्यू हो जाएगी l बाई रूट 3। मतलब इसको अगर हम लोग इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहते हैं तो हम लोग को इस एक्सिस से l बाई रूट 3 डिस्टेंस पर आपका पूरा का पूरा मास को एज्यूम करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका रेडियस ऑफ गायरेशन का कॉन्सेप्ट हुआ, ये रेडियस ऑफ गायरेशन का कॉन्सेप्ट हुआ, ठीक है। रेडियस ऑफ गायरेशन का कॉन्सेप्ट हुआ। अब हम लोग देखते हैं एक क्वेश्चन देख लेते हैं आपका लीनियर मास डेंसिटी पर आधारित, लीनियर मास डेंसिटी पर आधारित रॉड के लिए देख लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। सपोज करिए अ रॉड ऑफ लीनियर मास डेंसिटी, अ रॉड ऑफ लीनियर मास डेंसिटी lambda equals to lambda naught x, then find moment of inertia of rod about its one end that is perpendicular to the length of rod, मतलब जैसे पहले किया था, पहला वाला केस था, सेम वही है। बस इस केस में आपको करना क्या है? आपका जो लीनियर मास डेंसिटी है, मतलब यहाँ पर जो आपका कॉन्टिन्यूस मास सिस्टम नहीं है ना, नॉन कॉन्टिन्यूस है ना, मतलब नॉन यूनिफॉर्म कह सकते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन। आपका यूनिफॉर्मली मास डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। चलिए तो मान लेते हैं ये रॉड है और एक एंड जो कि एक एंड से पास करने वाला एक्सिस ऑफ रोटेशन इसका है, जो कि इसके लेंथ के परपेंडिकुलर है, ठीक है, इसके लेंथ के परपेंडिकुलर है। तो क्या करेंगे हम लोग? मान ले यहाँ से x डिस्टेंस पर एक पट्टी आप ले सकते हैं, ठीक है, dx थिकनेस की। तो इसका मास dm है, ठीक है, इसका मास क्या है? dm है, इसका मास क्या है? dm है, ठीक है। तो इसका मास अगर आपको निकालना है तो निकाल सकते हो। कितना हो जाएगा? देखो लैम्डा इक्वल्स टू है लैम्डा नॉट x, तो dm इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? तो dm इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? लैम्डा dx हो जाएगा। कितना हो जाएगा? लैम्डा dx हो जाएगा। dm इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? लैम्डा dx हो जाएगा, क्यों भाई? x लेंथ के लिए लैम्डा नॉट x है, तो dm आपका जो dx लेंथ के लिए कितना हो जाएगा? x इंटू डी एक्स, लेमडा इंटू डी एक्स, ठीक है, लेमडा इंटू डी एक्स। यहाँ तक कोई दिक्कत है भाई किसी को? कोई दिक्कत नहीं है। अब लेमडा की वैल्यू पुट करना चाहो तो पुट कर सकते हो। कितना हो जाएगा? लेमडा नॉट एक्स डी एक्स, ये आपका डी एम आ गया। अब डी आई इक्वल्स टू आप सबको पता है, इंटीग्रेशन ऑफ डी आई इक्वल्स टू आप क्या लिखते हो? वही आर स्क्वायर डी एम लिखते हो, आर स्क्वायर डी एम लिखते हो कि नहीं? आर स्क्वायर डी एम लिखते हो। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर डी एम लिखना पड़ेगा, क्योंकि एक्स के टर्म में हम लोग मान रहे हैं, एक्स स्क्वायर डी एम लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर डी एम लिख लेते हैं, लेंथ ऑफ द रॉड एल मान लेते हैं। लेंथ ऑफ द रॉड कितना मान लेते हैं? एल लेंथ मान लेते हैं, ठीक है, एल लेंथ का मान लेते हैं। तो ये 0 से एल तक का आपका इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इस साइड तो आई आ जाएगा 0 से एल एक्स स्क्वायर डी एम की वैल्यू रख दो लेमडा नॉट एक्स डी एक्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा लेमडा नॉट बाहर निकाल लीजिए, ये एक्स क्यूब डी एक्स 0 से एल, ठीक है। तो लेमडा नॉट एक्स टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 4, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होगा? एक्स टू द पावर 4 डिवाइड बाई
4, 0 से L, 0 से L, ठीक है। अंदर रख दो वैल्यू भाई, लिमिट लगा दो, तो लैम्डा नॉट L टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। तो आपका I कितना आ गया, I आ जाएगा लैम्डा नॉट L टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 4, ये आ जाएगा आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये आ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। क्लियर है भाई, क्लियर है, ये आ जाएगा आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। क्लियर है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? आई डोंट थिंक कि कोई दिक्कत होगी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने चल रहे हैं रिंग का और डिस्क का। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग निकालेंगे रिंग का और डिस्क का, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग निकालेंगे रिंग का और डिस्क का। चलिए निकालते हैं। रिंग का तो बड़ा आसान है, डिस्क का भी आसानी है, दोनों को निकालते हैं, दोनों का डेरिवेशन करते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग एंड डिस्क अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन दैट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, दैट इज द परपेंडिकुलर टू द प्लेन। मान लो ये रिंग है, ये एक रिंग है, ठीक है, सपोज करो ये एक रिंग है और ये इसका सेंटर है, तो इसके सेंटर से पास कर रहा है, लेकिन सेंटर से पास कर रहा है, लेकिन इसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। परपेंडिकुलर प्लेन मतलब ये हुआ ना, जैसे आप सपोज करो कोई मेरे पास कागज़ हो तो मैं दिखाऊँ आपको, ठीक है। मान लो ये आपका सर्कुलर कागज़ होता, मान लो ये आपका सर्कुलर कागज़ होता, ये सर्कुलर कागज़ होता, तो इसका प्लेन ये हो गया और इसके प्लेन के परपेंडिकुलर मतलब इस तरीके से, प्लेन के परपेंडिकुलर मतलब इस तरीके से, या अगर आपने सर्कुलर कागज़ को ऐसे रखा है तो प्लेन के परपेंडिकुलर ये आपका एक्सिस हो जाएगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। तो यही मतलब है एक्सिस ऑफ रोटेशन का परपेंडिकुलर टू द प्लेन होने का मतलब ये, तो ये रिंग है, ठीक है। तो इसके अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, इसके अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो कैसे निकालते हो भाई? मान लो हम मान लें कि यहाँ से रेडियस इसका m मान लेते हैं, मास है, और रेडियस r है ना, तो r रेडियस पर एक dm लेंथ ले लेते हैं, मान लो इतना ना, ये लेंथ ले लेते हैं, ये वाला इतना, ठीक है, ये लेंथ ले लिया हमने, ये dm लेंथ, ठीक, ये dm लेंथ ले लिया हमने, r लेंथ, और ये आपका d थीटा है, ये कितना है, d थीटा है, ठीक है। कोई दिक्कत है भाई? d थीटा है, कोई दिक्कत है नहीं। अब आपका जो इंटीग्रेशन डी आई इक्वल्स टू होता है इंटीग्रेशन आर स्क्वायर डी एम होता है, इंटीग्रेशन आर स्क्वायर डी एम होता है ना, इसका तो इंटीग्रेशन आपका आई आ जाएगा। आर स्क्वायर देखो क्या है, कांस्टेंट है। कैसे कांस्टेंट है? आप कहीं से भी इसका डिस्टेंस लो, कहीं से भी इसका डिस्टेंस लो, कहीं से भी इसका डिस्टेंस लो, आपका क्या है, ये डिस्टेंस सेम है, आर है ना, ये डिस्टेंस सेम है, आर है। इसका मतलब इसको आर को बाहर निकाल सकते हो, तो आर स्क्वायर ये डी एम है। अब आप देखो इस पूरे रिंग का मास कितना है, m है, इस पूरे रिंग का मास कितना है, m है। तो आप इसको कहीं से भी कितना भी कैसे भी इंटीग्रेट करो, ये आपका क्या आएगा, m ही आना है, तो ये आपका आ जाएगा mr स्क्वायर। देखो इसको हमने बहुत ज़्यादा इंटीग्रेशन और इसको बहुत ज़्यादा वो लगाया नहीं, कॉन्सेप्ट से कर दिया, बेसिक कॉन्सेप्ट से कर दिया, साधारण समझ से कर दिया कि रिंग का जो आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया लोगे परपेंडिकुलर टू द प्लेन, वो कितना आएगा, mr स्क्वायर आएगा। कितना आएगा, mr स्क्वायर आएगा, ठीक है। इसको आपको याद रखना है, mr स्क्वायर आएगा। अब हम लोग डिस्क के लिए करते हैं, ठीक है, डिस्क के लिए लेते हैं। मान लो ये डिस्क है एक इस तरीके से, ठीक है, हम लोग ऐसे ही डिस्क बनाते हैं इस तरीके से, मान लो, सपोज करो ये डिस्क है ना, ये डिस्क है और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट, जो कि क्या है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। m इसका मास है, r इसका रेडियस है, m इसका मास है, r इसका रेडियस है, m मास और r रेडियस है, ठीक है। ये डिस्क है आपका, डिस्क, मोटा सा डिस्क, अरे चक्का जिसको कहते हो, मोटा सा डिस्क वही है ना, ठीक है। प्लेट आपका जिसकी कुछ थिकनेस हो, वही डिस्क होता है, ठीक है। अच्छा, तो इसका निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, सपोज करो कि आपका ये डिस्क है ना, इसका ये डिस्क है, तो इस डिस्क को हम लोग इस डिस्क में ही मान लो
इस तरीके से इस डिस्क में ही आर डिस्टेंस पर, कितने डिस्टेंस पर, आर डिस्टेंस पर डी आर थिकनेस का, आर डिस्टेंस पर डी आर थिकनेस का एक इस तरीके से एलिमेंट ले लेते हैं। आर डिस्टेंस पर, स्मॉल आर डिस्टेंस पर डी आर थिकनेस का, मतलब ये थिकनेस कितनी है, डी आर, ये थिकनेस कितनी है, डी आर, ठीक है भाई। टोटल ये इसके रेडियस तो कैपिटल आर है ना, मास इसका आर है, लेकिन आर डिस्टेंस पर डी आर थिकनेस का, ये थिकनेस कितनी है, डी आर, आर डिस्टेंस पर डी आर थिकनेस का एक हम लोग एलिमेंट ले लेते हैं, एक एलिमेंट ले लेते हैं। आर डिस्टेंस पे डी आर थिकनेस का एक एलिमेंट हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखो, अगर आप ध्यान से देखो, इस पूरे डिस्क का मास कितना है, m है, और एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर के लिए मास m है, तो 1 यूनिट के लिए मास कितना हो जाएगा, m बाई पाई आर स्क्वायर, m बाई पाई आर स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं। अब इस जो स्ट्रिप लिए हो, ये जो आपका एलिमेंट लिए हो, इस एलिमेंट का एरिया बताओ, एलिमेंट का एरिया, ठीक है, एरिया ऑफ एलिमेंट, ठीक है। ये जो इस एलिमेंट का एरिया बताओ, देखो ये एरिया इस एलिमेंट का निकालना है आपको, तो इसका जो आपका पेरीमीटर होगा इनटू थिकनेस, पेरीमीटर इनटू थिकनेस ना, जैसे आप इसको बीच में से काट दो और काट के इसको फैला दो, और भाई बीच में से काट दो और काट के फैला दो इस तरीके से, तो इसका थिकनेस तो भाई कितना रहेगा, डी आर ही रहेगा, इसका थिकनेस तो डी आर ही रहेगा, लेकिन इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, 2 पाई आर, लेंथ कितनी हो जाएगी, 2 पाई आर। तो लेंथ 2 पाई आर और थिकनेस ये डी आर, तो ये आपका एक रेक्टेंगल की तरह जैसे ट्रीट करेगा, तो 2 पाई आर इंटू डी आर, लेंथ इंटू ब्रेड्थ ना, 2 पाई आर इंटू डी आर, 2 पाई आर इंटू डी आर, इसका एलिमेंट का एरिया हो जाएगा 2 पाई आर इंटू डी आर, 2 पाई आर इंटू डी आर। तो 1 यूनिट का इतना मास, तो 2 पाई आर इंटू डी आर का कितना हो जाएगा, m डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर इंटू डी आर, ये आपका हो जाएगा इसका मास। तो मतलब dm जो आ गया, dm कितना हो जाएगा, कैपिटल M डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर डी आर, ठीक है। ये आपका इस एलिमेंट का मास आ गया, मास ऑफ एलिमेंट, ठीक है, मास ऑफ एलिमेंट ये कितना आ जाएगा, कैपिटल M डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर इंटू डी आर। कैसे आया ये भी हमने समझा दिया। अब आपको I निकालना है ना, तो डी आई का इंटीग्रेशन इक्वल्स टू होता है आर स्क्वायर डी एम, आर स्क्वायर डी एम होता है कि नहीं भाई, आर स्क्वायर डी एम। वैल्यूज पुट कर दो, तो डी आई ये तो आई बन जाएगा, कहाँ से कहाँ, 0 से लेकर कैपिटल आर तक, ठीक है, 0 से लेकर कैपिटल आर तक, आर स्क्वायर इंटू डी एम कितना हो जाएगा, कैपिटल एम बाई पाई आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर इंटू डी आर, ठीक है, 2 पाई आर इंटू डी आर, 2 पाई आर इंटू डी आर। देखो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, कांस्टेंट जो है बाहर निकाल लो, तो कांस्टेंट 2m डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, और अंदर क्या बचेगा, 0 से आर स्क्वायर आर, तो ये हो जाएगा आर क्यूब इंटू डी आर, ठीक है। तो ये 2m डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इंटू इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, r टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाई 4, आर क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होगा, r टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाई 4, 0 से r, ठीक है, 0 से r, ठीक है, 0 से r। चलिए अब रख दो इसका लिमिट रख दो, तो ये 2m डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इंटू वैल्यू पुट करो भाई, r टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा, ठीक है, 2 से ये कटेगा 2 टाइम्स में, आर स्क्वायर से ये कटेगा, तो ये यहाँ पर आपका आर स्क्वायर बचेगा, ठीक है। तो ये क्या बचेगा, एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो जो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया वो एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 आया, जो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया वो क्या आया, एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ डिस्क, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ डिस्क, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ डिस्क आया, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ डिस्क आया, डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर है ये, ठीक है, डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर है ये, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क। मैं एक आपको क्वेश्चन देकर जाता हूँ, उसका आप लोग आंसर करिएगा,
ठीक है, आप लोग को मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। एक उसमें आपको ज्योमेट्री में देता हूँ, एक आपका शेप है, डिस्क का ही शेप है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन दैट इज पासिंग थ्रू द परपेंडिकुलर पॉइंट ना। जैसे मान लो ये आपका डिस्क है इस तरीके से, लेकिन ये कटा हुआ है ना, ये ऐसे आप थोड़ा सा अच्छा से बनाते हैं भाई, ये ले लो, ठीक है, इस तरीके से मान लो ये डिस्क है, ठीक है। ये इनर रेडियस इसका R1 है, आउटर रेडियस इसका, ये इनर रेडियस R1 है, आउटर रेडियस इसका R2 है, R1 R2, और पूरा मास है m, पूरा मास है m, ठीक है। ये इनर रेडियस आउटर रेडियस R1 R2 है, उसका पूरा मास m है। इसका आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग पढ़ेंगे तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करा के फिर आगे चलूँगा, इसका आंसर मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको दूंगा, ठीक है। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।